every individual, regardless of their background, can flourish and live a life of dignity. I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining us today to celebrate the life and legacy of Birsa Munda. May his ideals continue to guide us, inspire us, and remind us of the importance of compassion, justice, and unity in our ongoing journey towards a better and more equitable world. Thank you. And now I request Ganga Sai sir, you would like, okay. So Ganga Sai sir is already pointing to the nearest member of our JNU family. We have Dr. Naseeb Ali. Please join me in welcoming him. Please sir, please come. काबिल इज़्ज़त व एहतराम आज के हमारे सीनियर फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स साथियों, जैसे कि आज जो सेलिब्रेशंस हम लोग बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं, मैं अपने से बताना चाहूँगा, मैं सच कहूँगा क्योंकि सच ही कहना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर से आता है और ट्राइबल कम्युनिटी से है, मैं सही कहूँ तो मुझे लास्ट ईयर इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला। वो तब मिला जब मैं जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में नौकरी कर रहा था। उस वक्त आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है आफ्टर 370 जो है डायरेक्टली जो है हमारे जम्मू कश्मीर में काम होने जा रहे हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जनजातीय गौरव दिवस पहली मर्तबा वहाँ जम्मू कश्मीर में बनाया। तो जब हमारे सीनियर सेक्रेटरी जो हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरी ये जिम्मेदारी लगा दी कि जनजातीय गौरव दिवस के लिए हम लोगों को ये कार्यक्रम करना है। 7 दिन का रहेगा और अलग अलग दिनों में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, अलग अलग सारे बच्चों को बुला के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने हैं। और उस प्रोग्राम में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे मैं सर को अभी बता रहा था कि पहली मर्तबा ऐसा किया कि हमने वॉल पेंटिंग की और उस वॉल पेंटिंग में बिरसा मुंडा जी का हमने पूरा स्केच हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, हमने नेट से निकाल कर। और ये अभी एक ही ऐसा वॉल पेंटिंग है जम्मू के गांधीनगर में जो इनका वहाँ हमने वॉल पेंटिंग करवा के वहाँ के पूरे समाज के बीच में इनका तारुफ करवाया। हालांकि ये किसी तारुफ ऐसी बात नहीं थी कि इनका कोई तारुफ हम लोगों ने करवाया, लेकिन बहुत सारे समाज के हमारे लोग जानते नहीं थे। और हम लोग खासकर जो जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल हैं, हम लोगों को इस चीज़ से हम महरूम रहे, हमें ये जानकारी नहीं मिली। हमारे आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ऐसी शख्सियत को याद करना चाहिए, ऐसी हस्ती को याद करना चाहिए। अगर हम लोग आज जितने भी लोग अच्छे से अपने पहाड़ों पे रह रहे हैं, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माल मवेशी का ये कारोबार जो हमारा है, उसके पीछे ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियों के जो है बलिदान हमारे सामने है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर जो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है ट्राइबल कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, 30 लाख के करीब पॉपुलेशन हमारी है, जो कि वहाँ ऐसी हस्ती को तारुफ करवाना हम सबका काम है। और हमें ऐसा कार्यक्रम आने वाले वक्त में J&K में भी करवाना चाहिए। और ऐसी जैसे आज अभी हम 15 नवंबर को सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारे जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे समाज के हैं, उन सबको आना चाहिए, याद करना चाहिए। और हमें जैसे सर नवीन सर ने अभी कहा कि हम नौजवानों को सीखना चाहिए
कि हम जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमने ऐसी ट्राइबल लीडर से हमने सीखा है, अपने हक के लिए सीखा है। तो हमने इनकी ज़िंदगी को, इनकी लाइफ को पढ़ना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, तभी हम लोगों को अपना जो है ट्राइबल्स का जो कल्चर है, जो समाज है, वो हमें हमेशा याद रहेगा। मेरी अभी क्लास है, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्लास में भी मुझे जाना है और सीनियर लोग बैठे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, sir, for giving us your time. Can I now request Professor Lobia, sir? Sir, आपको क्या अभी अगल बगल सभी को बुलाएंगे, आइए। थैंक यू संदेशा। सभी मेरे कलीग्स जो यहाँ बैठे हैं और सभी विद्यार्थी, सभी का स्वागत सुबह सुबह, क्योंकि आज का जो दिन है कि जो बर्थ सेलिब्रेशन बिरसा मुंडा जी का है। मैं सुबह जब अखबार खोल रहा था तो झारखंड सरकार का बड़ा सा ऐड देखा और उसमें लिखा था धरती आबा, भगवान के साथ में लिखा हुआ था। मैं फिर सोचा कि आबा का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। फिर भगवान के साथ में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, झारखंड सरकार का बड़ा सा विज्ञापन था। तो उसको पढ़ते हुए मैंने सोचा कि आज झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं होती तो ऐसे विज्ञापन आते, शायद आज आते भी, इसलिए कि सरकार का जो अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें आदिवासी भी एक बड़ा रोल आज की तारीख में प्ले करते तो आता। लेकिन आज से 10 साल पहले अगर जाते तो शायद आता। मैं यही सोच रहा था उस ऐड को देखने के बाद, शायद अगर आ रहा होता तो शायद अभी जो हमारे नसीब जी बोले कि जम्मू में भी हमें ये बात बताने की ज़रूरत है, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बरसों से बात हो रही होती। फिर मैंने ऐसी एक इंटरनेट खोलने, वेबसाइट देखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, और मैंने एक बार थोड़े बहुत पहले पढ़ा था। फिर उसमें देखा मैंने कि उसमें लिखा है फोक लीडर, कि वो एक जो है केवल अपना क्षेत्रीय और इंग्लिश ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़े। ये उसमें 2 शब्द लिखे थे, तो मुझे लगा कि भाई ये कितना आप जो है ना इसको पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल बना सकते हैं। ये भूल गए, ये कहीं नहीं लिखा कि वो जमींदारी प्रथा और शोषण के खिलाफ भी लड़े, क्योंकि उसमें वो भारतीयों के खिलाफ लड़ने की बात आती है। तो आप उनको वो नहीं लिखना चाहेंगे, आपको लगेगा कि भाई जो है हम नहीं कहेंगे कि हमारे समाज में इतनी विषमताएं हैं कि लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ भी, उसको हम नहीं लिखना चाहते हैं। इसलिए आपने लिख दिया कि ब्रिटिश, उसमें भी क्रिश्चियनिटी, उसको रिलीजियस लेबर भी दे दिया कि ब्रिटिश क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ने वाले फोक लीडर, आगे फोक भी नहीं लिखा हुआ है। तो इन शब्दों को जब मैं देख रहा था, आप किसी आदमी को, उसकी विरासत को आप संकुचित भी कर सकते हैं और छोटी सी विरासत को फैला भी सकते हैं, और ये उस सरकारी तंत्र और शासन पर निर्भर करता है कि आप सत्ता में है कि नहीं है। शायद हम लोग भी सत्ता में होते तो शायद हम भी विरासत को जितनी थी उतनी तो बता ही सकते थे, अगर फैला नहीं भी सकते थे तो ये जो सत्ता का अपना रोल है इन चीज़ों को फैलाने का, ये बड़ा रोल अदा करता है। यही मैं सोच रहा था पढ़ते। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं बिरसा जी के बारे में क्या बोला जाए, क्योंकि हम को भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो जानकारी रखते हैं, मैंने उसी में कुछ बात की जाए। तो मैं जब देख रहा था कि भले उनकी 1890 में उनकी डेथ हो गई थी, यहाँ तक मैं पढ़ रहा था, और जो उलगुलान उनका जो आंदोलन का नाम है, जो 1895 में मेरे ख्याल से 5 साल तक चला, लेकिन वो अवधि भले ही छोटी सी 5 साल की है, लेकिन उसका अगर प्रभाव और इम्पैक्ट आप देखें वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। तो समय कोई मायने नहीं रखता कि कितने समय तक आंदोलन चला। हो सकता है 1890 में उनकी मृत्यु नहीं होती तो आंदोलन लंबा भी चलता, लेकिन बट कई बार जो है ना कि समय से ज़्यादा प्रभाव होता है कि आप क्या मुद्दे और किस शिद्दत के साथ अपने मुद्दों को उठाया है और लड़े हैं। तो जो आदिवासियों का जो पलायन था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि तब तक
उन्हें लिखा था कि 12-13 हज़ार आदिवासी उस समय के मुंडा, स्पेशली मुंडा की बात हो रही थी, कि वो वहाँ से पलायन करके उनकी ज़मीन छिन गई थी और वो जो है चाय के बागानों में काम करने के लिए बेगार मजदूरी करते थे। कुली बेगारी आंदोलन उत्तराखंड में भी चला था, मुझे याद है आज की तारीख में भी। तो इसलिए मैं जब भी वो बेगार आंदोलन की बात आती है तो मैं सीधे उत्तराखंड से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, जिसमें आप जब अंग्रेज आते थे उत्तराखंड में तो उतनी मजदूरी ढूंढने के लिए हमारे लोग जाते थे, सामान पहुँचाने के लिए एक जगह से, क्योंकि उन दिनों बसें नहीं होती थी और ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। तो अंग्रेज पहाड़ पर चलेगा तो उसका सामान कौन ले जाएगा, तो हमारे लोग जाते थे सामान लेकर, उसको पैसा नहीं मिलता था उसके बदले। तो इसको हम कुली बेगार आंदोलन, वहाँ एक बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद चीज़ें हुई। तो उसी बेगारी को मैं देख रहा था कि भाई ये यही था कि आप चाय के बागानों में काम करें और आपको कुछ मिला भी नहीं। तो ये जो एक, और दूसरी जो आदिवासी समाज, मुंडा समाज उस समय था, उसमें जिस तरह से ब्रिटिश के साथ साथ जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स ने जो वहाँ जाकर उनकी ज़मीनों को छीना और उनको बेदखल किया, और जो मनी लैंडर्स थे, जो ब्याज पर पैसा देने वाले लोग उस समय थे, और उनकी जो अपनी ताड़ी और वो पीने की जो प्रथा थी, जो एक बहुत एक शालीन और पवित्र ढंग से होती थी, उसका भी फायदा उठा के जो समाज में विघटन किया, और विघटन से जो उनका सामाजिक अपना स्ट्रक्चर था, आदिवासियों का जो अपना सोशल स्ट्रक्चर है बड़ा ही संस्थागत और इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, अभी भी है, पहले भी था। उस इंस्टीट्यूशन को भी जो खत्म करने की उस समय कोशिश की गई थी, कि उस संस्थागत ढांचे को ही पूरा तहस नहस करके उस आदिवासी मुंडा समाज को वितरित जो किया था लैंडलॉर्ड्स और उन्होंने, उसके खिलाफ उस समय जो एक तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो मुंडा अस्मिता की जो लड़ाई मिश्रा साहब ने उठाई, इसलिए हमने कहा सोचा कि 270 फीट झंडा लगाने से कोई प्रेम नहीं उभरता है, या कोई वंदे मातरम गाने से आपका प्रेम नहीं उभरेगा। ये उभरता है कि आप कितना भी लिख दें, कितना भी पढ़ दें, अगर आपके अंदर से अपनी अस्मिता, अपना देश, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के लिए अगर आपके अंदर से भावनाएं नहीं जागृत हैं, तो आप कितना भी किताबें पढ़ लें, कितना भी झंडा उठा लें, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें लगा कि उस समय के लोगों को देख के हमें लगता है कि झंडा या कोई वंदे मातरम काम नहीं करता। उनका जो अपना जाति और अपनी कम्युनिटी और शोषण के खिलाफ जो उनकी भावनाएं थी, वो इस आंदोलन को, उलगुलान आंदोलन को जो पैदा करती है, तो उससे पैदा होती है। तो इसलिए जो मुंडा साहब की जो लड़ाई थी, उनने पूरे समाज को, अपने जो मुंडा समाज था स्पेशली आदिवासी समाज, उसको संगठित, जो बिखर गया था, ये केवल एक हुकूमत और उनके खिलाफ की लड़ाई को ही न मान के उसको सुसंगठित, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करने के रूप में भी इसको देखा जाता है। और तीसरी बात जो उनमें इम्पोर्टेंट थी कि यही नहीं कि ये पूरा आंदोलन जो है ना, कई बार जैसे कहा ब्रिटिश क्रिश्चियन के खिलाफ ही नहीं, ये पूरा जमीन जो उनकी छिन गई थी, जंग, भाषा और संस्कृत और साहित्य, पूरी उसकी एक समग्र लड़ाई थी कि जो आदिवासी कल्चर भी खत्म हो रहा था, क्योंकि लोग बिखर गए थे और एक दूसरे के खिलाफ, जब उनका जो, उसको क्या बोलते थे, कुछ बोलते थे ना, जो हाँ, वो जो सामाजिक स्ट्रक्चर को जो खत्म कर दिया था, उससे जो विषमताएं समाज में आ गई थी, जो वो डिसऑर्गेनाइज हो गए थे, उसको रीऑर्गेनाइज करने की काफ़ी जरूरत थी। उसके लिए भी वो काफ़ी संघर्षरत थे। तो ये जो लड़ाई थी, इसको केवल अब छोटी सी एक जो उसमें वेबसाइट में या विकिपीडिया में लिखा है उसको न छोटे, इट्स एंटायर फाइट फॉर ऑल लैंड, फॉरेस्ट, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग इन्वॉल्व, उसके रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी बहुत पढ़ाई नहीं है, और इस विषय में और भी विद्वान लोग बैठे हैं जो ज़्यादा इस विषय में पढ़े हुए साहित्य के लोग हैं और ज़्यादा जानकारी रखते हुए बोलेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं गंगा साहिब को इस बारे में धन्यवाद भी दूंगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने आयोजन किया, और हमें करते रहना चाहिए। और ये कोई गंगा की जिम्मेदारी नहीं कि हमेशा वही करें इस बात, कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलजुल के हर साल इसको सेलिब्रेट करें। और अगली बार हमें याद है कोई भी हमारा नौजवान साथी, मैं नौजवान इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग थोड़े को अपने आप को थोड़ा दूसरे खांचे में रखने लगे, 50 के ऊपर वाले जो खांचा होता है ना
उसको रखने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नौजवान साथी है इस बेड़े को उठाएं और आगे करते रहें। सब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. अभी स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम साइंसेज से लेट्स मूव टू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। प्रोफेसर अलवनी सर, आप थोड़ा ये जो कल्चर की बातें हैं यही चीज़ को आप आगे बढ़ा के भी बता सकते हैं कि थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से लाइक रिगार्डिंग ट्राइबल आर्ट और इंडिजिनस आर्ट। Thank you very much. I extend my warm greetings on the occasion of the Birsa Munda Jayanti, and it is true that it is not the responsibility of only one individual, but it is a collective responsibility. That responsive self becomes very important. Having said that, I just would like to extend the argument of what Professor Lobrial has just said. You know, if you see the politics of colonial India, there is the very tribal upsurge was centered around all about autonomy, and it's very wrongly narrated in the textbook of history that it's a tribal upsurge. However, everyone was demanding autonomy, including that of the so-called dominant Brahmin and Muslim community. I'm not saying Hindu community. I'm deliberately not saying Hindu community. I'm very particular in choosing those words, because it is the Brahmins who were arguing with the Britishers, and there was hardly any non-Brahmin. And if there is a non-Brahmin in that, then it would be a representative of either founder of the Brahmo Samaj or some other Samaj, not Satyashodak Samaj. So everybody was demanding autonomy. In a similar way, the tribal upsurge has been painted as a demand for autonomy. However, Birsa Munda ji is the only figure in the entire country who was not confined just mere quote unquote cosmetic autonomy. So the problem of the ownership, the problem of the land ownership, the economic conditions, and also the rights and your own your own autonomous self, how you exercise in your everyday life. So these are very important things which were really important to understand the narratives of the colonial India, and not the ways in which the narratives are painted, because the entire anti-freedom struggle, freedom struggle or anti-colonial struggle in India is painted like a Congress party history, as if Congress was the sole voice and they were the only one. And over a period of time, you will also understand that how in Constituent Assembly, Dr. Ambedkar had a tacit understanding with Dr. Munda, the other Munda, who was a representative in the Constituent Assembly, and how certain rights and certain things were initiated in the Constitution. However, the larger aspect of that of today, there is a commodification, and that commodification has gone to an extent of encompassing the entire tribal community practices, and how you make them as a commodity and also part of a sellable community in the cultural field, in the cultural sphere, where the tribals are asked to perform, and those performances become part of the spectacleness for the urban audience. However, the similar performances actually are being done by the tribal themselves in order to make their other brethren sensitize the issues which they are facing. And largely one has to see how the transformation is happening. There are people who would like the tribals to remain tribal, Adivasi to remain Adivasi, whereas there are set of people who would like to
club them as Vanvasi and remain Vanvasi forever. Whereas there are set of people who would like to have a transformation and bring them at par with everyone. So this kind of an inclusiveness, actually the genesis of that goes in the Birsa Munda movement, which was deemed as something like a folk leader, which is a very wrong narrative, and it is our collective responsibility to change this narrative and also rewrite the entire narrative in a very different way, in a non-Congress, non-Brahmanic, and I would say Modi way. So I'm putting all these three together, and there is a purpose in that, and the purpose is how you understand not just the non-Brahmanic movements in the country, but also the cultural conflict, the cultural assertion that goes along with those performances and those art practices. And let me also tell you that some of the Adivasi artists who have, actually those who came to the art schools and trained themselves in these modernist art schools, how they use their own language to narrate their own problems or showcasing their own problems. This is something which is phenomenal, extremely pleasant things to see in the art field, and I would like to club all these practices as a part of Ambedkarian aesthetical practices. Thank you. Thank you so much, sir. And before I invite our next speaker, I would like to just point out one thing. See, when we talk about Birsa Munda ji and we say that उन्होंने मतलब जो भी अत्याचार हो रहा था, जो कम्युनिटीज़ के उनके कम्युनिटी के साथ और उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस आउट किया. One thing we need to understand is that people who are now talking about it from the same, आप ब्राह्मण कम्युनिटी को ले लीजिए, उनको पता है, they have accepted in certain places wrong was done and they have also tried to correct it. जैसे जर्मन्स ने जो जूस के साथ किया, we also have Germany which is basically teaching its next generation what not to do. So it is important जिन्होंने अत्याचार तब किया कि उनकी फ्यूचर जनरेशन उसको रिकग्नाइज करे कि ऐसा हुआ और उसको सिखाए नेक्स्ट जनरेशन को कि ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. व्हाट वी आर नॉट प्रमोटिंग हेट्रेड टुवर्ड्स सोसाइटीज व्हिच हैव डन इट, कि जिन्होंने पास्ट में किया है. व्हाट वी हैव टू इंश्योर इज दैट दिस इज नॉट रिपीटेड एंड वी आवरसेल्व्स आल्सो डू नॉट डू दिस. ये नहीं कि कल के दिन हम भी अत्याचारी बने. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी understood, and this is why we are having these kind of events for the next generation. We would like to hear you also. Meanwhile, I'd like to request Professor Naveen. Sir is from the Center for Indian Languages. You all know him. But sir, आइए sir. दो बातें तो आप ही बोलिए sir. आइए. हाँ. धन्यवाद संदेशा जी. मैं तो ये सोच कर आया नहीं था, और प्रतिभा मेरी इतनी सीमित है कि मैं तो एमए के बच्चों को जब पढ़ाने जाता हूँ 2 घंटे के लिए, तो कम से कम पीछे के 7-8 घंटे इन लोगों के लिए तैयार होकर जाता हूँ. इतने बड़े विषय पर बिना तैयारी के आना तो मुश्किल है. पर पांडे जी के यहाँ, मैनेजर पांडे के यहाँ कोई जाते थे और अनवांटेड व्यक्ति तो पहले कहते थे कि अरे जब आ ही गए हो तो बैठ लो 2 मिनट. तो जब आपने बुलाया है, सर आप अनवांटेड नहीं है, यू आर रियली वांटेड हो भैया. आप कुछ भी बोलिए, आप बताइए. तो मैं बात सभी प्रिय और आदरणीय और स्नेह भाजन, मैं बिरसा मुंडा जी को अभी ये शुरू होने से पहले मैं बच्चों को यही कह रहा था. साबरमती में कुछ दिनों वार्डन रहा, तो एक दिन 15 अगस्त को झंडा फहराने के समय में बच्चों ने ही तय किया कि इस समय ये झंडा फहराया जाना है.
और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि कोई स्टूडेंट ही नहीं है, 2 वार्डन हैं, तो सबको भेज के बुलाया और उन बच्चों से मैंने यही कहा कि भाई ये एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। आज आप यहाँ कैंपस में घूमकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का जो नारा लगाने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए। उन बलिदानियों में से बिरसा मुंडा एक बलिदानी थे। मैं अभी लोबियाल जी ने कहा कि आप तो उस धरती से हैं। मैं छोटा नागपुर का नहीं हूँ, पर रांची विश्वविद्यालय के एक प्रमुख कॉलेज GLA कॉलेज डाल्टनगंज में 6 बरस तक रहा, पढ़ाया और वो 84 एकड़ के एरिया में ये ड्यूटी टाइम जो होता था 9 बजे से 5 बजे, इसके बाद अकेले होता था, हॉस्टल का वार्डन था वहाँ। और उसमें जो आदिवासी स्त्रियाँ वो कुटुस के डंठल काट कर अपने गुजर बसर के लिए ले जाने आया करती थी, उनको देखकर, और वहाँ एक 12 लोटा नाम की बस्ती थी जो ब्राह्मणों की बस्ती थी, उसके लोग जो एक जंगल में वो लकड़ी चुनती थी और उसके लोग वे लफंगे गाय चराने आते थे, उन स्त्रियों के साथ जो वे बदतमीजी करते थे वो मेरा देखा हुआ है। और कुछ एक आदिवासी साहित्य के लेखकों से भी मैंने जब पूछा कि इस तरह का व्यवहार कैसा लगता है आदिवासियों को, तो आदिवासी जीवन के सामने तो इतनी सारी समस्या हैं। ये उलगुलान जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ अभी मैं कोश विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो ये उलगुलान शब्द का जो अर्थ है वह है महान क्रांति, और इसका एक अर्थ है आत्मनिर्भरता। कितने सोच समझ के साथ मुंडा जी ने ये नाम अपनी क्रांति का दिया होगा। ये पहली ही पंक्ति देखिए, ये धरती हमारी है। और बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में एक तो एक पंक्ति कहता हूँ कि जिसके जूते की कील उखड़ी होती है, उसका दर्द इस्पात नगर कारखाना के स्वामी नहीं समझ सकते, क्योंकि कील उखड़ी हुई है उसके जूते की। बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में यदि देखना झांकना शुरू करेंगे तो ये एक बटाईदार के बेटे थे। इनके पिता जमींदारों की के जमीन में खेतीबाड़ी करके अपना जीवन भरण पोषण किया करते थे। अब मैं भाग्य से या दुर्भाग्य से जिस जाति में पैदा हो गया उसका तो मैं क्या कर सकता था, वो मेरे बस में था नहीं, पर वहाँ होकर भी मैं मनुष्य रहूँ ये मेरे बस में है और मैं हूँ। ये अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे पिता बहुत निर्धन परिवार से मैं आया हूँ, बहुत जमीन जाल मेरे वंशजों को नहीं थी, पर जितनी भी थी उसको एक मेरे गांव के एक पासवान जाति, आप लोग समझते हैं, ये इस टाइटल के जो लोग होते हैं वो दुसाध होते हैं। मैं कोश विज्ञान पढ़ाते हुए बता चुका हूँ छात्र छात्राओं को कि पुराने समय में ये शब्द दुसाध्य से, जो कठिन से कठिन परिश्रम करने वाली जो कम्युनिटी होती थी उनको कहा जाता था, जो अब एक जाति में आकर केंद्रित हो गई है। तो उसी में बलदेव पासवान को ये मेरी एक ज़मीन दी हुई थी, जिसका धान काट करके आंगन में तैयार करके, और उसने धान भी 2 हिस्से में लगा दिया और पुआल भी 2 हिस्से में लगा दिया। तो मेरे चाचा ने ऐसी गंदी गंदी गालियां दी बलदेव पासवान को कि तुम्हारे बेटे की ये हिम्मत कैसे हो गई, ये पुआल क्यों तुमने 2 जगह लगाई है। तो उसके लड़के ने, बलदेव पासवान के बेटे ने, लाल मोहर नाम है जो मेरी उम्र का है, उसने रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप इस पुआल का क्या करेंगे, हम तो थोड़ा गाय भी खा लेंगी और थोड़ा छप्पर भी छवा लेंगे।
तो मैंने अपने काका से कहा कि ये तो सही कह रहा है, आप क्या करेंगे इसको? कुएं के बगल में रख देंगे, थोड़े दिनों सूख जाएगा, उसके बाद इसमें आग लगाएंगे, 5 मिनट तापेंगे। पुआल की आग तो तापने लायक भी नहीं होती है। उसके बाद मेरे चाचा मेरे पिताजी पर गरज पड़े कि देखो पढ़ाने से क्या होता है, ये पढ़कर आया है। मतलब ये कि बटाईदार या सो कॉल्ड तथाकथित कह रहा हूँ जो मान्यता है समाज में, यदि सवर्णेतर समूह के लोग हैं तो उनको गाली देने का हक जिन ब्राह्मणों को विरासत ने दे दी है, उन चीजों के लिए उसके विपक्ष में ये उलगुलान आंदोलन, एक यह महाक्रांति, लोबियाल जी ने इशारा किया कि यह केवल ब्रिटिश के विरोधी नहीं थे मुंडा जी, जो भारत में जमींदारी प्रथा थी, जिस जमींदारी प्रथा के कारण स्वाधीनता के बाद भी देश को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी और जो स्वाधीन भारत की सरकार को बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण भारत देश आज भी उस समस्या से जूझ रहा है। ऐसे बिरसा मुंडा जी की जयंती यदि मनाई जा रही है तो यह निश्चय ही हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इनकी जयंती मनाई जाती रहनी चाहिए। और जैसा लोबियाल जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों को गुटकों में बांटकर देखने की जरूरत नहीं है कि बिरसा मुंडा आदिवासी विमर्श की चीज है। बिरसा मुंडा भारतीय चेतना के प्रतीक हैं, दबे कुचले लोगों के दर्द के प्रतीक हैं कि उस दर्द से कैसे हम मुक्त होएं। और इस तरह की मुक्ति हम अपने पूर्वजों की वर्षी यदि मनाते हैं तो हमें केवल यह एक रस्म के रूप में नहीं लेना चाहिए। एक रस्म अदायगी हमने कर ली, हमें इस तरह से देखना चाहिए कि बिरसा मुंडा ने जो किया, अपने समय की विसंगतियों से अपने समाज को मुक्त करने की चेष्टा में उन्होंने जिस तरह की का बलिदान दिया, जैसे अपने आज ही मैंने क्लास में बच्चों से कहा है कि अध्यापक होना सुख पाने के लिए अध्यापकीय की नौकरी नहीं होती है। अध्यापकीय नौकरी होती है, इस नौकरी में आने का अर्थ है कीमत चुकाना, क्योंकि वह एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने जा रहा है जो देश को राष्ट्रीयता तक पहुंचाएगा, राष्ट्रीय भावना नई पीढ़ी को समझाएगा। इस समय हमारी पीढ़ी को जो जो समझाया जा रहा है, हमारी पीढ़ी बड़े आराम से जब विश्व सुंदरी का खिताब पाई हुई एक महिला के एक प्रश्न के जवाब में जब पूछा गया कि इस समय भारत देश में या दुनिया में सबसे अधिक वेतन किसका होना चाहिए, तो उसके उस जवाब को ऐसे हाथों हाथ पूरी दुनिया के लोगों ने लिया है, जो इतना घटिया जवाब है कि इस देश में, इस दुनिया में सबसे हाईली पेड, सबसे अधिक वेतन माँ का होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं देता। और इसको पूरी दुनिया उठाए हुए है। मैं जब से मैंने सुना है, तब से मेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया है कि इस दुनिया को हो क्या गया। ये माँ को, इस दुनिया का, इस सृष्टि का व्यक्ति माँ को वेतन देगा, ऐसी औकात तो ईश्वर को नहीं हुई। ये जिस से मैं बात करता हूँ तब उसकी समझ में आता है, वरना पहले तो मैं डरता भी था कि कहीं स्त्री विमर्श वाला मामला फंस न जाए, मुझे मेरी गर्दन में दबाई जाने लगे। पर जब देखा कि 2-4 लोग मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं, तो जिस पीढ़ी को शब्दों का, वाक्यों का, विमर्शों का अर्थ अलग अलग, जिस तरह से लोबियाल जी ने इशारा किया कि कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, कि कुछ भी, किसी को कुछ भी कह दिया जाता है, वो नैरेटिव नहीं होता है। छोटी छोटी बात नैरेटिव होने लगती है। जब किसी एक लड़की को 50 करोड़ की
प्रेमिका कहा जाता है, किसी एक स्त्री को, किसी की माँ को जब जर्सी गाय कहा जाता है, तब इस देश में कोई बात नहीं होती, कोई वितंडा नहीं होता। लेकिन दूसरे के मुंह से कोई ऐसा निकल गया कि उसने ये गलत काम किया है, तो ऐसे नैरेटिव्स बनाने वाले देश में हमारे आने वाले बच्चे बिरसा मुंडा को ये गुटकों में आदिवासी विमर्श के खाते में ना डालकर वे ये समझें कि ये उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनके कारण आज हमारे मुंह से जुबान निकलती है और आज हम आज़ाद हैं, स्वाधीन हैं, हम कहीं कुछ बोल सकते हैं, हमारी चेतना विकसित हुई है। मैं ज्ञान तो ज़्यादा रखता नहीं आदिवासी साहित्य का, और बिरसा मुंडा जी को भी मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, उतना ही पढ़ा है जब बचपन में स्कूल में नैतिक शिक्षा में ये पाठ दिया जाता था। यह विडंबना ही है कि आज, ये विडंबना क्या अच्छी बात है कि आज के स्कूली शिक्षा से नैतिक शिक्षा पेपर के रूप में समाप्त कर दिया गया है। वरना होता तो उसमें कौन होते और उसके व्यक्तित्व से हमारे बच्चे क्या सीख पाते, ये सोचने की बात है। आप सबने सुना, गंगा जी संदेशा जी ने अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने जो बात बोली बहुत सही बोली कि हम लोग बिरसा मुंडा जी को खाली एक आदिवासी क्रांतिकारी ना सोच के एक भारतीय थे, और आई थिंक ही शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर दैट। बहुत सारे लोग इनको ट्राइबल के नाम से कहते हैं, बट सही बात ये है कि